This call is now taking notes. This call is now being recorded. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बारवानी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम लोग बात करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। ये सेमेस्टर 3 का टॉपिक है, वात पित्त कफ। हम लोग वात और पित्त की बात कर चुके थे और हम लोग कफ की चर्चा करने जा रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में या आयुर्वेद में स्पेशली ये कंसेप्ट है कि जो हमारे पंच महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये स्थूल है। सूक्ष्म क्या है? जो पराभौतिक है, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम, ये हमारे सूक्ष्म है। इस स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा के बीच में एक विकास है। इन पंच महाभूतों ने आपस में एक संयोग स्थापित किया। आकाश ने वायु के साथ कर लिया और वात बना डाला, एक प्रबल बल। जल ने अग्नि के साथ मिल करके एक फोर्स बना डाला, उसका नाम पित्त हुआ। और जल ने पृथ्वी के साथ मिलकर के एक फोर्स बना डाला जिसका नाम कफ था। ये तीनों जब शरीर में सम भाव से रहते हैं तो ये बल कहलाते हैं, और जब ये सम भाव में नहीं रहते हैं, विषम भाव में रहते हैं, तो ये दोष कहलाते हैं। तो शरीर के अंदर इन पंच महाभूतों के अतिरिक्त आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, इसके साथ ही हमारे 7 और हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे धातुओं के रूप में रहते हैं। शरीर में मल भी रहते हैं और शरीर में हमारे दोष भी रहते हैं। इनके द्वारा ये सारे लोग शरीर को धारण किए हुए, यानी इन्हीं की वजह से शरीर में जो मल होगा वो उसको बाहर निकलना होगा। अगर शरीर उसको धारण करेगा एक परिमाप वॉल्यूम के से अधिक, तो वो दोष कहलाएगा, वो परेशान करेगा, टॉक्सिन हो जाएगा। तो हम लोग कफ की चर्चा कर रहे हैं। तो कफ क्या है? गुरु, इसका गुण क्या होगा? ये गुण है, तो यानी गुरु भारी होगा, शीत होगा, शीतलता इसका है, मृदु है, मीठा है, स्निग्ध, मधुर, मधुर माने मीठा, स्निग्ध है, स्थिर है, पिच्छल है। ये जो होगा ये कफ के गुण होंगे। और इनमें से विपरीत गुण जो आएंगे इनसे क्या होगा? प्रशमन माने शांत होंगे। अगर विपरीत गुण वाले क्या, तो कफ के जो गुण है, आप देखिए कफ के गुण हम जो है, इनसे वात और पित्त दोनों के गुण एक साथ नहीं होंगे। तो कफ को सिडेट करने के, अगर कफ को सिडेट करना है तो किसी को टोन करना पड़ेगा, या तो वात को टोन करिए या पित्त को टोन करिए शांत करने के लिए। शरीर में कफ, इसको श्लेष्मा कहते हैं। कफ के अंदर सोम माने जल का अंश है, वही कुपित होकर अशुभ और कुपित हो जाएगा तो अशुभ को देगा, और अकुपित हो जाएगा नहीं प्रकृतिस्थ होगा, समभाव में होगा तो आपको शुभ कर्मों को कराएगा। तो क्या होगा? दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया होगा। दृढ़ता होगी, शीतलता होगी, या तो पुष्टि होगी या कष्टता होगी, या उत्साह होगा या आलस्य होगा, या वृषता होगी या क्लीबता होगी। वृषता माने बलवान, और क्लीबता होगी या ज्ञान होगा या अज्ञान होगा, या बुद्धि होगी या मोह होगा। तो ये ऐसे द्वंद्व के रूप में आएंगे। कफ के स्थान क्या है? चेस्ट में होगा, कोड में होगा, ज्वाइंट्स में ये होगा, ब्रेन में होगा, हेड में होगा, पैंक्रियाज में होगा, आमाशय में होगा, रस प्लाज्मा में होगा, नासिका में, नोज में होगा, टंग में होगा और फैट में।
इसका जो भौतिक गुण क्या है, भारी होगा, शीत होगा, मृदु होगा, स्थिर होगा, स्निग्ध होगा और रासायनिक मधुर मीठा होगा। तो ये इसीलिए जो मिठाई है वो कफ गुणों के लिए है, तमोगुण इसके मानसिक गुण है। तो जैसे शरीर के अंदर उन्होंने बताया कि जैसे वात हमारा वात वात बल क्या करता है, वो सारी क्रियाओं का जनक है, इनिशिएटर है। वात हमेशा इनिशिएटर है। तो हम लोग शरीर में कहा सिस्टम बातें हैं, तांत्रिक और हार्मोन, जो हमारा नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम हार्मोनल, ये हमारा वात में गुण में आता है। पित्त क्या करता है, एनाबोलिज्म, वो कैटाबोलिज्म के द्वारा सभी को ब्रेक करता है। फिर इनसे कफ क्या करता है, कफ एनाबोलिज्म करता है। कफ क्या करता है, एनाबोलिक एक्टिविटी करता है। इन्हीं में अलग अलग जो होते हैं उनको अपने में जोड़ करके और एक बल की क्रिएट करता है। तो ये कफ बल है। तो इसमें जो धातुओं की कमी होती है उनको पूर्ति करता है। तो शीत दोनों कारण अग्निकरण, अग्नि तो पुष्ण है, तीक्ष्ण है, लेकिन शीत दोनों में शीतलता है, वायु में भी शीतलता है और इधर आप देखिए कफ में भी शीतलता है। शीत शीत समान है। कफ के सामान्य कर्म क्या है, स्निग्ध स्निग्ध होगा, संधि बंधनों को ठीक करेगा अगर आप बैलेंस फॉर्म में है, स्थिर होगा, गुरु होगा, मैथुन में समर्थ होगा, शारीरिक बल का बना रहेगा, सहन शक्ति होगी, धैर्य होगा और लोभ का अभाव होगा। और इसके अगर विपरीत होगा, अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं होगा तो विपरीत होगा। तो शरीर में क्या देखिए, बंध लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन जहां जहां जोड़ है वहां लुब्रिकेशन करता है। विभिन्न रचनाओं का परस्पर और बंधन करता है, एनाबोलिज्म करता है, स्थिरत्व करता है, शारीरिक स्टेबिलिटी, आपका जहां स्टेबल रहना है कि ऐसे खड़े हैं। गुरुता, हैवीनेस, वीरवत्ता, बल, क्षमा, धैर्य और निर्लोभ, ये उसके है। ये संतुलित कफ क्या करता है, शरीर को बल प्रदान करेगा और बल कहलाएगा, इसीलिए बल कहलाता है। अब कफ हम लोग शरीर में जितनी भी एनाबोलिक क्रियाएं होती हैं उनका कफ, वही कफ काम करता है। कैसे, आपके शरीर में जो भी एलिमेंट है, चाहे जल हो, चाहे आपका फ्लूइड हो, चाहे आपको कोई तरल हो, चाहे आपका एनर्जी सिस्टम हो, ये सारी चीजों के संयोग से क्या करता है, कफ एक बल क्रिएट करता है। तो वही एनाबोलिज्म जोड़ देता है, दो चीजों को जोड़ देता है। तो एनाबोलिक क्रियाएं होती हैं। मानसिक बल को, इन्हीं से शारीरिक और मानसिक बल को बनाए रखेगा और फिर डिले, शरीर की अपक्षय, जो भाई आपका डिजनरेशन जो होता है, तो डिजनरेशन प्रोसेस को ये खत्म करता है, इन्फेक्शन से रक्षा करेगा। कफ, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और शरीर, 5 कफ होते हैं। 5 कफ की हम लोग चर्चा करेंगे। क्लेदक कफ क्या है, क्लेद माने क्लेदियति क्लिदते व अनेन अन्नम इति क्लेदनः, आहार गीला करे, क्लिद गीला करना, मॉइस्टनिंग करता है, मॉइस्टन गीला करता है। तो उसे जो आहार को गीला करे क्लेदन कहते हैं। तो हमारा जो है, जब भोजन हम लोग लेते हैं तो मॉइस्टन जब गीला करेगा तभी हमको उसका एहसास होगा और तभी आगे, कैसे उसको आगे इन्होंने मॉडर्न साइंस से जोड़ने की कोशिश किया है। कैसे कि जब गीला कैसे करता है, तो पाचन जीआईटी की दीवारों से जो भी द्रव निकलता है, तो म्यूसिन भी एक प्रोटीन है और इसके अलावा भी तमाम है, प्रोटीन के तमाम एलिमेंट है। तो जो भी पाचन प्रवाह पद में है, चाहे आपको जीआईटी प्रोसेस में या पैंक्रियास से आप ले लीजिए, चाहे आप इंटेस्टाइनल जूस से ले लीजिए, सारे कोई ना कोई आपको कुछ निकाल के देते हैं, कोई लिक्विड निकालते हैं। तो रासायनिक संगठन की दृष्टि से ग्लाइकोप्रोटीन इसको बोल सकते हैं। तो केमिकल कंपाउंड है सब इसमें, 99% जलीय, नॉर्मली 98-99 रहता है सब में। तो अब इसमें अलग अलग आपका है आहार पाचन में क्या होता है, 2 से 2.5 लीटर वो होती है। फिर स्टमक बॉल निकालता है, वहां से पैंक्रियास से निकालते हैं, इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं। ये सब मिला करके 3-4 लीटर के आसपास आपका हो जाता है। ये आहार द्रव्यों से मिलकर गीला करता है। तो अगर ये गीला ना करे तो उसका जो है टेस्ट भी नहीं मिल पाएगा।
तो श्लेष्मा अंश क्या करता है, जिसमें अम्ल भी होता है, अम्लीय भी होते हैं कुछ, तो अम्लीय रसों से जीवाणुओं को नष्ट करता है, HCl देखिए नष्ट करता है। और रस के जलीय अंश का अवशोषण, जो जो लास्ट में जल जो रह जाता है वो बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन सारे जल का 90% शोषण वही करती है ना। तो कहते हैं कि अगर म्यूसिन के उचित मात्रा में, इनका कहना है कि म्यूसिन को इन्होंने माना है, लेकिन ये सारे तरह का वो है, अगर ये उचित मात्रा में न हो तो क्या होगा, हम लोग देखते होंगे कि पीएच 8 ले जाना होता है, सबका काम क्या है, पीएच को 8 ले जाना है। पीएच 8 क्या है, पीएच 8 हमेशा एल्कलाइन है। 7 तक हमारा 7 से कम है तो हमारा एसिडिक, 7 हमारा जो है वो जल का होता है जो न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर जो होता है वो हमारा कहलाता है एल्कलाइन। तो 7 से ऊपर ले जाना है, क्योंकि उसी में हार्मोन्स और उसी में हमारे जितने एंजाइम्स हैं ये बेस्ट फंक्शन करते हैं। HCl का 1.2 के आसपास पीएच होता है लास्ट में। तो अगर ये अपनी उचित मात्रा में न निकालें तो एसिडिक रह जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, ड्यूडेनम में ड्यूडेनल अल्सर हो जाएगा, एंटराइटिस हो जाएगी। तो ये तमाम तो इनसे क्या होगा, क्लेदक कफ अगर विकृति होगी तो क्या होगा, स्लो डाइजेशन होगा, हाइपो इसको बोलते हैं, तो हाइपो कंडीशन हो जाएगी, फुलनेस हमेशा भरा भरा लगे रहेगा, एक्सेस म्यूकस इन स्टमक, स्टमक में एक्सेस म्यूकस होगा। दूसरा क्या है, अवलंबित धारियत हृदय, ये जो सूत्र है श्लोक उसको काट दीजिएगा, गलत है, नीचे से लिया गया है। अवलंबित धारियत हृदय अथवा अवलंबित धारित हृदय अनेन इत अवलंबना। अवलंबित क्या है, जो धारण करता है, जो हृदय तंत्र को धारण करता है, अथवा जिसके भाव में हृदय तंत्र की धड़कन बढ़ जाती है, इसे अवलंबक कफ कहते हैं। यानी हृदय को जो आपका वो मूवमेंट हो रहा है, धड़कन, वो इसी कफ की वजह से हो रही है। चेस्ट में रसों के उत्पादनकर्ता को अवलंबक कफ कहते हैं। ये हृदय और फेफड़ों में रहता है, सुरक्षा झिल्ली में, म्यूकस झिल्ली में रहता है। हम लोग जानते हैं वहां भी म्यूकस झिल्ली है, कहाँ, लंग्स में भी है, हार्ट में भी है। तो ये यही क्या उनको शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। फेफड़े प्लूरा, दो होता है ना, प्लूरसी, जिसके प्लूरा में होता है। इस आवरण के 2 स्तर होते हैं, दोनों के मध्य में द्रव होता है, घर्षण से सुरक्षित रखता है और शोषण कर्म उसको आपको खींचता है, क्योंकि एब्डोमिनल वॉल की होती है, डायफ्राम वॉल होती है, बैक की वॉल होती है, इन सब की वजह से आपका लंग्स खुलता पिचकता रहता है, तो उससे ये उसको बैलेंस रखते हैं। अगर द्रव बढ़ गया या वायु प्रवेश कर गई तो दोनों मामलों में ये क्या होगा, कोलैप्सिंग हो जाती है, उनमें कुछ भर गया तो भी कोलैप्स हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। फेफड़ों के आवरण इस द्रव में उपस्थित पोषक द्रव्यों से पोषण प्राप्त करते हैं, तो कुछ उससे न्यूट्रिशन मिलता रहता है इनको। हृदय भी वही है, पेरिकार्डियम, बाहर की रचना पेरिकार्डियम मायोकार्डियम, वहां भी यही सब है, तो उसके भी स्तर है, उनमें द्रव रहता है, तो ये इनके हृदय तंत्र जो है सुरक्षित रहता है। अगर इसमें असंतुलन होगा तो क्या होगा, छाती में जकड़न हो जाएगी, दमा हो जाएगी, सुस्ती हो जाएगी, कमर दर्द हो जाएगा, जकड़न हो जाएगी। फिर रस्यत रसम ज्ञापयति अथवा रसते रसो मधुरादि अनेन इत रसन, जिससे रस का अनुभव हो, जिसके भाव में रस का ज्ञान न हो पाता, रसन कहते हैं। जीवा में रहकर रस का ज्ञान कराने वाले कफ को बोधक कफ कहते हैं। क्या, जैसे हम लोग 6 रसों का ज्ञान होता है, ये मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, ये 6 रस हैं, षड्रस बोलते हैं। तो जो पदार्थ हम लोग खाते हैं, जब तक वो गीला ना हो सके, घुलित अवस्था में न हो पाए, तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अब लोहा खाइए तो उसका टेस्ट आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो घुलेगा नहीं, उसको घुलना चाहिए। जो पदार्थ हम लोग खाते हैं उसको घुलना चाहिए, तो क्या होगा, लार ग्रंथियां, लार सलाइवा, ये पदार्थ को घुलने काम करेंगे, और जब घुल जाएगा तो उसका ज्ञान फिर हम और
स्वाद का ज्ञान जो है चला जाएगा ब्रेन के पास। जीभ के कार्य को क्रेनियल नर्वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व नियंत्रित करती है। जीभ से इसका संबंध विच्छेद होने से किसी प्रकार के रस का ज्ञान, अगर मान लीजिए ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व फंक्शन ठीक से न करे तो हमको इसका ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि बोधक कफ केवल जलीय क्रिया द्वारा, जो आपका मॉइस्चर काम करता है, उससे क्या करता है, उसको वो पिघला देता है, विलय कर देता है। उससे क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम के जो नर्व है वो रस का ज्ञान प्राप्त करने में उसको स्टिमुलेट कर देता है। खुद ये कहता है कि खुद ये नहीं करता, बल्कि उनका ज्ञान मन के आधार पर होता है। वो जब ज्ञान जाता है तो मन वहां पर एक्सेप्ट करता है और मन उसको ज्ञान को प्राप्त करता है। बोधक कम में क्या होगा, मोटापा आ जाएगा, भोजन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, मतलब कभी आपको लगेगा अच्छा भोजन नहीं बना है, छाती में जमाव हो जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज, स्वाधीनता, स्वाद नहीं आएगा। तो ये सब कारण है। तर्पक कफ क्या है, स्नेह्यति सिनियति व अनेन शिरा इति स्नेहन, ये शिर प्रदेश को सिग्ध या तर रखता है, उसको स्नेहन कहते हैं। क्षमा, धैर्य, निर्लोभता, ये उसके, ये अगर बैलेंस फॉर्म में है तो ये क्षमा आपको, धैर्य, निर्लोभता, ये सब उसके गुण के रूप में। इसका स्थान कहाँ है, मस्तिष्क है। इसका कर्म क्या है, ज्ञानेंद्रिय का मूल स्थान क्या है, ब्रेन। तो वहां लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा, तो कैसे मन से सहयोग करेंगे। अगर आप मानते हैं कि आत्मा है तो आत्मा और मन तभी तो होगा जब खुद बैलेंस रहेंगे। तो उनको लुब्रिकेशन भी चाहिए, उनको पोषण भी चाहिए। मॉडर्न साइंस तो यही कह रही है कि उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए और लुब्रिकेशन भी चाहिए। तो वही उन्होंने कहा है कि जैसे इंद्रियां मन से सहयोग करती हैं और तब ब्रेन से उसको, ब्रेन माने आत्मा, आत्मा सहयोग करके और अपने अपने कर्मों में कहती है कि पहले आपका ज्ञान होगा। कौन सा ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान होगा, फिर उसको कहेंगे कर्मेंद्रियों से कहेंगे कि आप ये काम करिए। तो वो चिंतन, विचार, संकल्प जो भी है, जो मन के गुण है या मन के कर्म है या मन के जो विशेषताएं हैं, वो तो जब तक पोषण नहीं मिलेगा तो ये पोषण देने काम ये वाला है। ये फिर उन्होंने मॉडर्न साइंस बोल दिया कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। इन्होंने उसको कहा कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कोई ऐसा नहीं है कि ये पोषक काम देता है, बल्कि वो कहते हैं कि इसमें जो है आपको दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस का काम करता है कि अब रक्त अधिक आ जाए तो रेजिस्टेंस दे देगा, तो अगर रक्त बढ़ जाए तो वो हो जाएगा, प्लस जो चीजें टॉक्सिक के रूप में निकलनी है उसको निकाल के बाहर करेगा। ये इसका काम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, सीएसएफ का है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इससे नहीं है कि सब तर्पक कफ जो है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मान लिया जाए ना। वो कह रहे हैं तर्पक कफ का वो काम इससे अधिक है। ये तो केवल उसका एक पार्ट हो सकता है कि ये काम कर रहा है, लेकिन तर्पक कफ पोषण भी देता है, तर्पक कफ रक्षा भी करता है, और तर्पक कफ आपको लुब्रिकेशन और न्यूट्रिशन के माध्यम से ब्रेन को, यानी हमारी मन को, आत्मा को हमारे अधिक शक्तिशाली बनाता है। ये कहाँ है, साइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी, साइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर दर्द हो जाएगा, गंध का ना आना, चिड़चिड़ापन, कमजोर याददाश्त, सिर का आकार बड़ा, हाइड्रोसिफेलस, इसके जो सीएसएफ रोग, इसकी वजह से होंगे तर्पक कफ। फिर श्लेष्मक कफ, श्लेष्यति योज्यति संधीन, जो संधियों को, संधि माने ज्वाइंट्स, तो ज्वाइंट्स को जोड़ेगा, वो उसको कहते हैं श्लेष्मक कफ। तो क्या है, जो मोबाइल बोन्स हमारी ज्वाइंट्स होती हैं, पैरों की, हाथों की, ये वो श्लेष्मक कफ क्या होता है, दृढ़ता पूर्वक मिलाए रखता है। तो वहां उन्होंने कहा कि एक मेम्ब्रेस कैप्सूल होती है, वो कैप्सूल के पीछे भाग की तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और उससे फ्लूइड निकलता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो क्या करता है, इनको जोड़े रहता है और उनको चलाने में मदद करता है। तो वो वही उसको उन्होंने कहा यही हमारा श्लेष्मक कफ है। तो जोड़ों को ढीला होना, असंतुलन होगा, सूजन आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी, धीमी गतियां हो जाएंगी।
ये उसी के, इन्होंने कहा कि ऐसे अगर सभी तीनों वात पित्त कफ जब सम अवस्था में हो, बैलेंस फॉर्म में होंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बल वर्ण सुख दीर्घायु युक्त होगा, और आप अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबको कल्याण से प्राप्त कर लेंगे। और जब विकृत हो जाएंगे तो आपको अनेक रोग हो जाएंगे और जीवन, ये आपका सीट ऑफ कफ है। हम लोग थोड़ा और पढ़ते हैं जहां पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि वात पित्त कफ का हमारे पास क्या योगदान है, उसकी बात कही हम लोगों ने। वहां पर हमारे यहाँ क्या हुआ, हमने कहा कि हमारा शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारि जीवितम, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को कहते हैं। तो चाइनीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम ये कह रहे हैं कि बॉडी इमोशंस माइंड और स्पिरिट ये हमारे हैं, शरीर इंद्रिय मन सत्वात्म संयोग, इनका हमारा कॉम्बिनेशन है, सिंथेसिस है, समवाय। आयुर्वेद के हिसाब से अभी इसमें कुछ पूछा तो नहीं किसी को, बोलिए। नहीं सर। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि पंच महाभूतों का असंतुलन, पहले तो हमने शरीर कहा, पंच महाभूत है उनसे शरीर बना है, फिर इंद्रिय सेंस है, क्या है इंद्रिय, शरीर इंद्रिय, इंद्रिय सेंस ऑर्गन के अनुचित व्यवहार के कारण, हम लोगों ने कहा ना था, वो तमाम पढ़े हुए हैं कि हम लोगों ने कहा कि हमारा मन जो है वो सबके साथ अधिक, कम और बिल्कुल नहीं, ये तीन चीजें निगेटिव दी गई ना, कि या तो आप बिल्कुल बहुत लगे रहिए किसी इंद्रिय के साथ, किसी के साथ बिल्कुल लगे रहिए, और किसी के साथ बिल्कुल ऐसा लगे कि मिथ्या योग, ये सब वाले कंसेप्ट है उसमें। तो शरीर के इंद्रिय के अनुचित व्यवहार का, फिर मन से संबंधित मानसिक विकारों होता है, शरीर इंद्रिय मन आत्म और तन्मात्रा, ये पंच महाभूत, वही तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यही तो हमारे हैं। तो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये हमारी इंद्रियों के विषय हैं, और ये तन्मात्राएं भी है, इनको हम लोग भूत भी कहते हैं। बौद्धिक स्तर पर विचारों की विकृति अगर आपका वो हो गया, तो ये आत्मा वाले जो है, जो आत्मा और मन को सोचना है, उनके विचारों में इन्हीं के कारण ही तुम्हारी बीमारियां हो सकती हैं। ये देखिए वही वाला, आकाश वायु ने मिलकर के वात बनाया, अग्नि ने पित्त बनाया, अग्नि जल ने, और जल ने और कफ बनाया। अब इनको जो है, ये धीरे धीरे हम लोग बात समझते हैं, बात इनको समझना इसलिए जरूरी कि बाद में कभी यूज होगा, एक ही बार यूज होगा, लेकिन बहुत बढ़िया यूज होगा। कह रहे हैं कि बात के लिए जो गति है उसके लिए स्पेस चाहिए। तो अगर बात में आकाश और आकाश माने स्पेस, और उसके पास गति है, दोनों मिल गए, तो जैसे जैसे स्पेस मिलेगा वैसे गति बढ़ती जाती है। तो इसलिए बात का जो है सर्कुलेशन जहां भी है, स्पीड सर्कुलेशन जहां भी है, जो मन का है, उन सब में आप इसको जोड़िए कि ये बात का ही। तो बात इसीलिए इनिशिएटर कहलाता है, इनिशिएट करता है कोई भी मूवमेंट वाला जहां होगा, भोजन मूवमेंट, मल मूवमेंट, विचारों का मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन मूवमेंट, स्पीड मूवमेंट, ये सब है उसके लिए बात जिम्मेदार है। तो एलर्जी भी तात्कालिक आई ना, उसको एक्यूट कहेंगे, वो एक्यूट वाली बीमारी। उत्तेजना, वो भी उच्च हाई ब्लड प्रेशर, निम्न ब्लड प्रेशर, कठिन संतानोत्पत्ति, सुन्नपन, विचार प्रभावित होना, मस्तिष्क अविकसित, ये सब वात के ही बीमारियां हैं। आंशिक लकवा, कोई चीज मूवमेंट कम कर पा रही है या मूवमेंट नहीं कर पा रही है, अधिक मूवमेंट करे तो झटके, मिर्गी, पलकों में फड़कन, मांसपेशी रोग, खांसी, जोड़ों का दर्द, यूरिन नहीं निकल पा रहा, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, कब्ज है, मूवमेंट नहीं हो रहा, हृदय गति रोग, नर्वस के रोग, हृदय के रोग, ये सारे हमारे किसके हैं? बात के। पित्त क्या है? अग्नि जल क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है कि कोई चीज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी वही चीज है कि इनको अगर तीनों को आपने समान रूप से नहीं रखा, तो
तो एक टेम्परेचर हमारे शरीर का एक टेम्परेचर होना चाहिए, शरीर के अंदर जो गर्मी है वो भी एक तय होनी चाहिए। अगर हमारे वहां पीएच लेवल, पीएच हम पीएच से आते हैं ना हम लोग, गर्मी सर्दी, अगर पीएच हमारा कम है तो हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे, उनको 8 चाहिए, पीएच 8 चाहिए, तभी वो काम करेंगे, तो यानी बाधित हो जाएंगे। बॉडी फ्लूइड्स कम ज्यादा हो जाएगा तो हमारी अग्नि बढ़ जाएगी, तो हमको हमारी क्रिया बाधित हो जाएगी, हम शरीर जलने लगेगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो उसी तरह का ये है। तो इसलिए अगर पित्त बैलेंस फॉर्म में है, माने जल भी है, तो अब इन्होंने उल्टा ये कहता है कि जो चाइनीज का सिस्टम है उसमें से हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया हुआ है कि कैसे। अगर चेहरे का रंग काला हो रहा है चेहरा, तो वहां पर हम लोग मानते थे कि ये हमारा किडनी की प्रॉब्लम है, और किडनी का रंग हमारा जो है हम लोग मानते हैं कि वहां जल का जो है वो रंग हमारा जो है ब्लैक या ब्लू है, तो हम लोग कहते हैं किडनी प्रभावित हो गई। वहां आयुर्वेद में थोड़ा सा डिफरेंट, उन्होंने कहा कि अगर जल, अगर कोई आदमी वो तो गर्मी की वजह से भी ब्लैकिश हो सकता है, इसलिए हमको अग्नि को घटाना है और जल को बढ़ाना है। ये हम लोगों का इसमें तर्क रखा गया है, वही तर्क है बस। अब शरीर के इकाई के रूप में बॉडी एज अ होल यूनिट, हमने कहा कि बॉडी एक हमारी होल यूनिट है। फिर उसके अंदर हमारे बॉडी सिस्टम से क्या है, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव है, नर्वस है, लिम्फेटिक है, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी है। तो इसमें हमको तय करना पड़ेगा। तो हमारा नर्वस सिस्टम वात के रूप में आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा हृदय के रूप में आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो आ जाएगा पित्त के रूप में आ जाएगा, रेस्पिरेटरी हमारा आ जाएगा उसके सर्कुलेटरी वाले उसमें, और एक्सक्रीटरी हमारा आ जाएगा, और लिम्फेटिक हमारा आ जाएगा किसमें, कफ के रूप में आ जाएगा। तो ये हम लोग का यही, इसकी जब कभी बॉडी सिस्टम एज होल में करना पड़ेगा तो हम लोग इसको समझ करके कर सकते हैं। बॉडी में तो शारीरिक प्रणाली लिखा हुआ, रक्त संचरण, उत्सर्जन, नर्वस प्रणाली वात है, सर्कुलेशन है, उत्सर्जन है, नर्वस मूवमेंट हो रहा है ना, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव पित्त है, और लिम्फेटिक सिस्टम हमारा कफ के सिस्टम। उसी तरह टिश्यू लेवल अंगों में क्या है, हृदय हमारे फेफड़े वात के रूप में है, लीवर हमारा पित्त के रूप में है, और तिल्ली उदर ये सब हमारी कफ के रूप में है, कफ के स्तर पर है। ऊतक के स्तर पर अगर टिश्यू लेवल करें तो मांस हमारा वात है, रक्त हम कहते रस रक्त कहते हैं ना, तो रस रक्त हमारे पित्त के रूप में आ गया, मांस हमारा आ गया वात के रूप में आएगा, और जो मेद है हमारा कफ के रूप में आ गया। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो उस रूप में हम लोगों ने इसको ये सिस्टम कहा कि अगर कहीं ऐसा होगा तो इनको हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट इस तरह कर पाएंगे। इन्हीं पे आगे थ्योरी बनी हुई है। देख, पराभौतिक स्तर पर पित्त गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या को जन्म देता है। पित्त का नियंत्रण पाचन, अवशोषण, पोषण, चयापचय, तापमान, त्वचा का रंग, आंखों की ज्योति, बुद्धिमत्ता, सोच विचार। पराभौतिक रूप में, भौतिक में तो आंखों की ज्योति, लेकिन अगर पित्त वहां पर होगा तो बुद्धिमत्ता होगी, वो बुद्धि कितनी सूक्ष्म होगी, वही आपका सोच विचार, कितने विचार अच्छे होंगे, पित्त का नियंत्रण है वहां पर। वायु क्या करती है, बात क्या करता है, जो हम इनिशिएट कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये बात के कारण है, जो हम समझ रहे हैं वो हमारा पित्त के कारण है, ये उसका है। यानी नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो वात है। तो पित्त के निदान के लिए ये क्या परिवर्तन, पित्त क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण करेगा, परिवर्तन, ऊपर की ओर गति करेगा, अग्नि ऊपर की ओर चढ़ती है, विस्तार होगा, शुद्धिकरण, विषमताओं को ठीक ठीक करेगा, क्या करेगा, शुद्ध कर देता है, पाक कर देता है, चयापचय नियंत्रण करेगा, कैटाबोलिज्म, शरीर की मात्रा व त्वचा की चमक बनाए रखेगा, आपका चेहरे का नूर जो है इसीलिए से आएगा, होम्योस्टेटिक करेगा, शरीर का तापक्रम का नियंत्रक होगा, और सभी एंजाइम्स को उसके स्वभाव के अनुसार वो टेम्परेचर दे पाएगा, और शरीर के तरल पदार्थों का नियंत्रण करेगा। पित्त रोग क्या है, समस्त प्रकार के बुखार पित्त वाले हैं, जहां टेम्परेचर हुआ तो पित्त रोग हुआ।
एक्जिमा जलन, ल्यूकोडर्मा जलन, मधुमेह, पित्तरोग, पीलिया, अम्लता, अल्सर, गैस, गठिया, गुर्दे में सूजन, सर्विसाइटिस, अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस, आंतों में सूजन, प्रोटीन आना, रक्तस्राव, मुहासे, गर्मी से खुजली, थायराइड, खून की कमी, एनीमिया, त्वचा रोग, कमजोर याददाश्त, मानसिक कमजोरी, क्योंकि ये पित्त वहां से मानसिक पित्त वाला जो है। कफ, कफ के लिए पृथ्वी और जल महाभूत दोनों मिलकर कफ का जन्म देते हैं। तो ये जब संतुलित होगा तो क्या होगा, मेद, मज्जा, शुक्र, मांसपेशियों, अस्थियों का विकास समुचित रूप से होगा। मेद का है ना, मेद का है, अन्यथा सभी प्रकार के उनमें रोग जन्म होंगे। ये देखिए, रक्त में अम्लीय अंश अधिक होने से त्वचा के रोग होंगे, खाज, खुजली, खारिश, श्वेत दाग होंगे, ये होंगे। लेकिन ऊर्जा, फिर ट्यूमर, यहाँ क्षारीय अंश अधिक होने पर गांठें हो जाएंगी, नोड्स, अर्बुद, एडिशन, स्टोन, ये किसके हैं, ये कफ के हैं। ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्रॉइड, ये। सर वात पित्त कफ को हम एज वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। अच्छा, तो जैसे वहां पे करते हैं ना चाइनीज में कि 1 से 10 साल की एज है तो पहला विंड का, हाँ, एक्यूट 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 आएगी बात, एक्यूट जी बात, सर, एक्यूट बात, एक्यूट एक्यूट क्या सर? अच्छा बात। एक्यूट, हाँ हाँ, तो एज वाइज आयुर्वेद में कर सकते हैं कि इस एज में है। तो 3 स्टेज है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। अच्छा, तुम्हारे वात, पित्त, कफ, पहले वात आएगा फिर पित्त एक्यूट आएगा। है तो वात हो गया, हाँ, और सब एक्यूट है तो पित्त हो गया, और क्रोनिक है तो वो कफ से रिलेटेड हो गया। कफ तो बाद में क्रॉनिक आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ऐसे ही हम लोग उसमें ट्रीटमेंट भी उसमें आगे चल के करते हैं। तो है, ट्रीटमेंट का पैटर्न अभी कम है, लेकिन है इसी बेसिस पर है। तो जहां भी कहीं होगा इसी इसी ये समझ के तभी करना पड़ेगा ना। देखिए लिखा हुआ है, उग्र गंध वात रोग, खट्टी तीखी मैक पित्त रोग, और सड़न भरी गंध कफ दोष को पकड़ करते हैं। तो उग्र गंध क्या है, शुरुआत में आती है ना, उग्रता शुरू में आती है ना, प्रचंड वायु का होती तो बहुत तेजी से बहती है। तो वो पहला रोग आता है झंझावात, वहां भी तो है, एक्यूट रोग झंझावात की तरह आता है, तो वही बात की तरह आता है। फिर धीरे धीरे स्टेब्लिश करता है, थोड़ा अंदर एंटर करता है तो वो पित्त के रूप में हो जाता है, वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम वो गड़बड़ाता है, आपको डकार आ रही है, एसिडिटी हो रही है। अंत में क्या है वो, फिर वो देखिए लिखा हुआ सड़न भरी गंध, यानी अब वो और अधिक डेवलप कर गई बीमारी के रूप में, तो सड़न भरी गंध कफ दोष को पकड़ करते हैं। तो ये भी इन सब आधारों पर भी हम लोग ये उसको निकालते हैं कैसे हो। ये देखिए पूरा उसका उनके मतलब उनके स्थान गुणकर्म क्या है, उनके गुणकर्मों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। देखिए देखो, जो भी बात में कौन है पावरफुल है, बात में पावरफुल कौन है बोलिए। आकाश, बात में दो बल है ना, दो फोर्सेस है ना। आकाश, वायु, हाँ तो कौन है, आकाश और वायु। हाँ तो कौन पावरफुल होगा। तो ऐसे तो मुझे लग रहा है वायु पावरफुल होगी। वही पावरफुल है। और पित्त में पित्त में सर अग्नि, अग्नि पावरफुल होगी, और कफ में पृथ्वी पावरफुल है। पृथ्वी हो जाएगी। ये पावरफुल मतलब, इसीलिए कभी कभी जब आप देखें तो कभी आपको HBP में 1-2 होते हैं ना, HBP माने 1-2 बोलिए, जी सर, हाँ 1-2 सर, एक होता है। तो 1-2 में एक को 2 पावरफुल है तो 2 को घटा दीजिए, 1 को बढ़ा दीजिए। हाँ
तो तो एक मतलब बात दोनों अगर आप स्पेस बढ़ा देंगे तो उसका वात कम हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम में रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, उसी तरह 3-4 में अग्नि बढ़ी हुई है तो 3 में सिडेट, 4 को टोन। हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, हम लोग देते हैं ना अग्नि का ट्रीटमेंट। कहते हैं कि एसिडिटी हो गई तो क्या करेंगे, हम कहते हैं 2-3 सिडेट, 1-4 टोन। जी सर। वही तो है, उसे महेज तो निकला है, 3 सिडेट 4 टोन, यही तो हुआ। 4 टोन यही तो बना हुआ। उसी तरह कफ में तो 5 को अगर, कफ माने भारीपन, तो अगर 5 को सिडेट कर देंगे, 4 को बढ़ा देंगे तो उसकी ताकत घट जाएगी। ऐसे हम लोग इन जो ये आप बने हुए ना, ये जो रुक्ष है, शीत है, लघु, सूक्ष्म, श्लक्ष, विशद, देखिए सब ये उन्हीं के गुण हैं। जो वात के गुण होंगे तो वायु के गुण अधिक बहुत शामिल है इसमें। हर वायु है, विशद वायु है, श्लक्ष जो है आपको आकाश है, सूक्ष्म आपका आकाश है, लघु आकाश है, शीत आपको वायु है, रुक्ष आपका वायु है। यहाँ रुक्ष है, अग्नि है, यहाँ तीक्ष्ण अग्नि है, यहाँ द्रव जो है जल है, यहाँ उष्ण अग्नि है, यहाँ लघु आपका जल वो है जल, जल नहीं, ये है अग्नि है, अग्नि लघु है, यहाँ विषम अग्नि है, यहाँ भारी, यहाँ कफ है, यहाँ भारी पृथ्वी है, यहाँ शीत है वो जल है, यहाँ मृदु जो है वो आपका जल है, यहाँ स्थिर है वो पृथ्वी है, यहाँ स्निग्ध है वो आपका जल है। कॉम्बिनेशन है ना, उनके सबके कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन में देखिए, इनको हमको समझना है। विशिष्ट कर्म क्या है, गति है, परिवर्तन है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ देखना, बचाना, सब काम करना, ये मेधा, यहाँ मूल द्रव्यों का एनाबलिज्म है, धातुओं की उत्पत्ति है, बंध बल है, स्थिरता है, क्षमा है, धैर्य, निर्भरता, पराभौतिक में। इस तरह हम लोगों को इनको 80 प्रकार के वातक विकार हैं। देखिए यही पर हम पढ़ देते हैं ये वाला थोड़ा सा, बस उसके बाद फिर हम लोग आगे एक बार और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम लोग जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे। देखिए नाखूनों 80 प्रकार के वातज हैं, फिर 40 प्रकार के आपके पित्तज हैं, फिर 20 प्रकार के आपके कफज हैं। ठीक है, वातज माने वात से उत्पन्न, पित्तज माने पित्त से उत्पन्न, और कफज माने कफ से उत्पन्न। नाखूनों का फटना, चीरा जैसे पड़ जाना, अभी जलन की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे फट रहे। पैरों का फटना, पैरों में चुभन, शूल जैसा दर्द, दर्द पेन, पेन वायु का प्रतीक है। ठीक है, पेन वायु है, पैरों का इच्छानुसार पेन पुराना है, क्रोनिक है, तो फिर तब भी वायु मानेंगे, कब मानेंगे? क्या चीज? अगर कोई दर्द पुराना है तो उसमें जलन होने लगेगी, वो अपना ट्रांसफॉर्म कर लेगा, केवल दर्द नहीं होगा, जलन भी होगी। ये शुरू की स्थिति होगी दर्द, बाद में उसमें जलन होने लगेगी, जहां जलन आया तो अग्नि आ गई, मतलब वो क्रोनिक की तरफ जाएगा। बिल्कुल सेकेंड स्टेज हो गई ना। पैरों का इच्छानुसार ठीक स्थान पर न पड़ना, पैर या पैरों में झुनझुनी हो जाना, एड़ी अथवा पैर की जांघ में संध में होने वेदना, कष्ट पेन, एड़ी या गांठ का जकड़ जाना, पैर की पिंडलियों में ऐंठन जैसी होना, कमर से लेकर पैरों की ओर बढ़ने वाला वात रोग, साइटिका पेन, पैरों में फटन की पीड़ा, लूजनेस ऑफ हिप जॉइंट्स, पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, मूवमेंट नहीं हो रहा, एक और दोनों पैरों चलने की असमर्थता, प्रोलैप्स, गुदाम पीड़ा के होना, ये मूत्रदी काड़ापन बना रहना, एडिशन ऑफ थाइस जॉइंट एंड ग्रॉइन रीजन, कमर में फटने की पीड़ा, मल का आदि निकलना, मूवमेंट, वायु का ऊर्ध्वगत का होना, कुबड़ापन, बौना, स्टिफनेस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन एंड द पार्ट अराउंड हिप्स, पीठ का जकड़ना, पसलियों में जोर के मलने की पीड़ा, पेट में मरोड़, हृदय की सम्मित गति का न होना, हृदय गति का बढ़ जाना, वक्ष प्रदेश में रगड़ की पीड़ा, फुसफुस हृदय की रुकावट, वक्ष में सुई चुभने की पीड़ा, गले का जकड़ जाना, हाथ में विदरिंग ऑफ द आर्म्स, गर्दन का जकड़ना,
स्वर भेद का होना, दांतों का ढीला होना, बोलने में असमर्थ होना, ठुड्डी की चोट, होठों का फटना, आंखों में आंसू, दांतों का झड़ना, जबान बंद हो जाना, मुख का सलापन, रस कट तिक्त आदि का ज्ञान न होना, गंध का ज्ञान न होना, शब्द के न होने पर कुछ शब्द का सुनाई पड़ना, टेनाइटिस ऊंचा सुनाई पड़ना, बहरापन, आंख की पलक का झकड़ जाना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, आंख की पलकों खून उठना, नेत्र रोग विशेष, आंखों में वेदना, आंख या आंखों में टेढ़ा होना, बाहों का टेढ़ा होना, शीर शूल, बालों के उन स्थान का फटना, मुख प्रदेश का लकवा, पक्षाघात, पैराप्लेजिया, विशेष विकंपन, जम्भाई, ललाट की हड्डी की चूड़ा पीड़ा, माथे की चोट, सिर दर्द, कंधे का पैरालिसिस, ऐंठन, ठंडक, टू बी डिप्रेस्ड बाय बॉडी माइंड, कंफ्यूज स्टेट, हिचकी, मन का प्रसन्न रहना, अधिक निरर्थक भाषण, शरीर में रूखापन, कठोरता, शरीर का रंग काला अरुण वर्ण का हो जाना, ये काला या अरुण वर्ण का हो जाना ये बात का है, लेकिन अल्टीमेटली कन्वर्ट हो चुका है पित्त में। क्लियर? पित्त की ओर कन्वर्जन है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उसका निद्रा नाश अनिद्रा ये में। अब ये देखिए पित्त प्रकार कितने हैं, ये 80 करीब आए उसमें। इधर देखिए पूरे शरीर में जलन, अब जलन शुरू हो गया ना, पित्त शरीर के किसी क्षेत्र से जलन, शरीर में सामान्य जलन, नेत्र आदि का दाह, जलन हो रही है, गला आदि से धुआं निकलने की प्रतीति, खट्टी डकार का आना, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर। हाथ पैरों की जलन, शरीर के भीतरी वर्ग में जलन, कंधे में जलन, शरीर में अधिक गर्मी अनुभव, अधिक पसीना आना, अंग विशेष पसीना, अंगों से विशेष प्रकार गंध का आना, अंग विशेष फटने की पीड़ा, रक्त का पतला होना, मांस का सड़ना, त्वचा का फटना, चमड़े का फटना, लाल वर्ण का चकत्ता, लाल वर्ण का फोड़ा, रक्त पित्त, शरीर भर में लाल लाल चकत्ते होना, नख नेत्र आदि पीलापन, शरीर अवयवों का नीला पड़ना, रोग विशेष, आंख में टीस भरा फोड़ा, मुख का तीतापन, मुख से रक्त की गंध का आना, मुख से सड़न की गंध का आना, प्यास का अधिक लगना, भोजन और जलपान से तृप्ति न होना, सेटिस्फेक्शन, मुख का पकना, गला का पकना, आंखों का पकना, उदर पकना, मूत्रेंद्री पकना, जीव रक्त का निकलना, अंधकार में प्रवेश होने का अनुभव होना, नेत्र बल का वर्ण हरा और पीला। फिर कफज में सेटिस्फेक्शन, ये मेन कफज है ना, ये सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन नहीं होना ना, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होना सर, हाँ वही सेटिस्फेक्शन ना होना, तृप्ति का भाव ना होना, वही तो बैलेंस काम नहीं हुआ ना। जब भाई ड्राउजीनेस कैसे करेंगे, मेरा बेटा ऐसा कफ है, बहुत परेशान कर रहे हुए, तो अभी हाइपोथैलेमस पे लगा दीजिए ना। अच्छा सर, मेथी ओके सर, ठीक है, थैंक यू। TW20 हाइपोथैलेमस का पॉइंट TW20, और इधर हमारा है लेफ्ट जॉइंट में, लेफ्ट वाला ऊपर वाला। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। नींद का अधिक आना, शरीर में गीलापन, शरीर का भारीपन, भारी शक्ति होने पर कार्य न करने की इच्छा, मुख में मधुरता, मधुर मीठा मीठा, लार का चूना, बार बार कफ निकलना, मल की अधिकता, बल क्षय, कफ से हृदय का लिप्त होना, नाड़ी प्रदेश से भारीपन, घेंघा, मोटापन, मन अग्नि का मंद पड़ जाना, उधर रोग विशेष, शरीर प्रदेश, ये 20। तो इस तरह ये बेस, ये दिया हुआ बेस, और इसके बाद हम लोग आगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो काफी कुछ हम लोग को उसमें समझना है, ऐसा मत सोचिए, लेकिन हाँ इसके बेसिस पर काफी हम लोग अपनी चिकित्सा को थोड़ा एक आप बहुत से ट्रीटमेंट देखिएगा, इसी बेस पर ट्रीटमेंट बनेगी। जब हम 4-5 की बताते हैं, 4-5 से 3-6 तो वो क्या है, यही तो है, कफ को तो कम कर रहे हैं। कफ माने अवरोध, भारीपन, कहीं रुकावट आ गई, जाम हो गया, तो 4-5 से करते हैं। 4-5 क्या है, 4 जल है, 5 पृथ्वी है, वही तो कफ तो है, 4-5 माने कफ। तो हम लोग जो है
इसी के साथ यहीं पर खेमका सर को पुनः याद करेंगे और उनकी ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे, ज्ञान को रोकिए नहीं, ज्ञान की धारा अजस्र चलनी चाहिए। आपके पास जो है उसको दूसरे को ट्रांसफर करिए, चिकित्सा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से ट्रांसफर करिए और पढ़ाइए, तभी विधा बढ़ेगी और तभी पीड़ित मानवता का कल्याण होगा। खेमका सर के शब्द बार बार याद आते रहेंगे, वही ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल तक के लिए फिर विदा लेते हैं। धन्यवाद। प्रणाम सर।